नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता संजय विद्यार्थी अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान आयोजित कार्यकर्ता बैठक में संजय विद्यार्थी ने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने का आह्वान करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ही पार्टी का लक्ष्य और संकल्प है। संजय विद्यार्थी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए और कहा कि प्रदेश का युवा और आम जनता बदलाव चाहती है। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी वर्ष 2027 में अंबेडकर नगर की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप डेली 24 भारत में हूँ और हमारे साथ संजय विद्यार्थी समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर आए हुए हैं। हम जानेंगे अंबेडकर नगर आए हुए हैं क्या है। हम कई जिले से हमारा यात्रा चल रहा है। आज यहाँ अंबेडकर नगर जनपद में पूरे जनपद से शर्मा समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया है। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 27 नहीं, अगली पैदाइश में भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, हम लोगों ने 2024 का जब रिजल्ट देखते हैं भाजपा के लोग, तो उनकी नींद उड़ जाती है, रात में भी वो जग जाते हैं। हम लोगों ने 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। वो सारे लोग बड़ी संख्या में, गरीब, कमजोर, लाचार, व्यापारी, सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी में उम्मीद करके, विश्वास करके, चूँकि उन्होंने 2012 से 17 काम करके दिखाया है, उनके साथ लोग खड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कह रहे हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन बना के अपना काम निकालने का काम करती है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है। ऐसा है, बहन जी बड़ी नेता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस समय जो गठबंधन किया है वो जनता से गठबंधन है। सभी जात धर्म, सभी मजहब के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन किए हैं। जिस तरीके से 2024 में फिर मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी जात धर्म के लोगों को गठबंधन कर जीतने का काम किया है। निश्चित तौर पर 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। चीनी महंगाई, तेल महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, इनके तो आपको याद होगा, यही जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि महंगाई डायन हो गया है, मारे डालत बा, तमाम तरीके का। इनके मंत्री सिर पे गैस सिलेंडर लेके घूमती थी। आज उनको महंगाई नहीं दिख रहा। भाजपा के लोगों को जनता परेशान है, सारे लोग त्रस्त हैं। आने वाले 2027 में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से बोरिया बिस्तर बंधने वाली। अंबेडकर नगर में आए दिन हत्याएं हो रही, लाशें मिल रही हैं। अभी हाल ही में एक IPS आशुतोष मिश्रा जी की मां के हत्या हुई, क्या कहेंगे? ये कह तो रहा हूँ मैं, कानून का राज नहीं है इस समय। ना कानून का राज है, ना इनको संविधान में विश्वास है। ये लोग दूसरी विचारधारा के लोग हैं। ये सिर्फ हम लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से सारे जात धर्म, सारे मजहब के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। और आने वाले 2027 में वो आपको दिखेगा। अंबेडकर नगर से अमित मौर्य। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर में भारतीय बजरंग दल की पंचम बाइक जलाभिषेक यात्रा को लेकर सोमवार को जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जिला अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता साई बैंक्वेट हॉल पहुंचे, जहां संगठन के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा के तहत कार्यकर्ता धनारा घाट से शारदा नदी का पवित्र जल लेकर तकिया दिनारपुर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बाइक सवार युवाओं की मौजूदगी ने उत्साह का माहौल बना दिया। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वहीं सीतापुर जिले के परसेंडी क्षेत्र में फर्जी चिकित्सकों के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी के अंतर्गत
मादरपुर पुल के पास कुछ लोग बिना वैद्य योग्यता और मान्यता के चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कथित तौर पर अल्ताफ और सलमान नाम के व्यक्ति लंबे समय से इलाज के नाम पर मरीजों को देख रहे हैं, जिससे लोगों की जान और स्वास्थ्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इस मामले को लेकर सीएचसी परसेंडी की छापामार टीम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो संबंधित स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं है, और अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज चौथे सोमवार को थाना पूरनपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। इस रैली को बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला गया और निकाला जा भी रहा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमने चप्पे चप्पे पर लगाया है, सिविल पुलिस, साथ में पीएससी को भी यहाँ पे लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। सब वरिष्ठ अधिकारी भी क्षेत्र में है और इसका पूरा इंतजाम किया गया है तो कावड़ियों की तरह की असुविधा। वहीं सहारनपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब माहेश्वरी खुर्द क्षेत्र में एक ट्रक में लदे बटर पेपर में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग ने त्वरित सक्रियता दिखाते हुए बेहट रोड फायर स्टेशन से वाटर बाउजर और टीम को मौके पर रवाना किया। वहीं मिर्जापुर थाने से भी एक वाटर टेंडर घटनास्थल पर भेजा गया। मौके पर पहुंची फायर टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए होस पाइप के जरिए पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोक लिया। इसके बाद फायर हुक की मदद से जलते हुए बटर पेपर को अलग कर पूरी तरह बुझाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया। वहीं सीतापुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के शक में एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। मामला पिसावा थाना क्षेत्र के जलाईपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक रेखा नाम की महिला की शादी करीब 1.5 साल पहले शिवम से हुई थी और दोनों एक मासूम बेटे को भी जन्म दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी के फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोप है कि रविवार रात दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर पति ने लोहे की रॉड से पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रेखा को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और मासूम बच्चे के सिर से मां का साया उठ गया है। आज दिनांक 24/8/2026 को थाना पिसावा के ग्राम जलाईपुर में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में परिजनों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि वो महिला सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसके सर में चोट आई थी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था परिजनों द्वारा, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। थाना पिसावा पुलिस द्वारा तत्काल उसके संज्ञान लेते हुए महिला के शव को पंचनामा कराते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। वहीं मैनपुरी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि हत्या है। मामला कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र का है, जहां रत्नेश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार उनकी बहन रजनी की शादी वर्ष 2021 में अभिषेक नामक युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रजनी का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। मायके पक्ष का दावा है कि 8 अगस्त 2026 को रजनी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष के कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाहिता की मौत किन परिस्थितियों में हुई और आरोपों में कितनी सच्चाई है। मामला ये है कि हमारी बहन की हत्या कर दी गई थी। 7 तारीख को हत्या कर दी गई, तो उसके ससुरालियों ने पीट के मार दिया था दहेज के पीछे। फिर क्या हुआ, वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने एसपी साहब को वो प्रार्थना पत्र दिया आके और एक डीएम साहब को दिया आके। अच्छा, क्या वजह रही जो आपकी बहन को मार दिया गया? वो दहेज की मांग करते थे। क्या कौन थे जो दहेज? उसके सास थे, ससुर थे और वो खुद हमारी जीजा जी थी,
और उनके जीजा थे, हमारे जीजा के जीजा थे, और एक छोटी नंद थी और उसके चाचा थे। आप मतलब थाने में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। वहाँ आगे मैंने अपनी गुहार लगाई है, प्रार्थना पत्र दिया है। एक प्रार्थना पत्र मैंने डीएम साहब को भी दिया है, 2 प्रार्थना पत्र दिए हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ प्रशासन से कि हमें जो है न्याय मिलना चाहिए। हमारी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका हमें नतीजा मिलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया था। क्या वजह रही जो आपकी सिस्टर की हत्या कर दी? जी वजह तो ये है, ये लोग जो है पहले भी फोन करते थे और हमें प्रताड़ित करते थे। ये कहते थे कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हमारे छोटे भाई की जब शादी हुई है तो ये जो अभिषेक हमारा जीजा है, इसने मोटरसाइकिल की मांग करी। उससे पहले एक बार क्रेटा कार की भी मांग करी और ये कहने लगा कि मुझे मोटरसाइकिल दो तो मैं आऊंगा शादी। वहीं ललितपुर में एक विधवा महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़, अभद्रता और मारपीट किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया और विरोध करने पर उसके साथ साथ उसके बच्चों के साथ भी मारपीट की। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसे धमकाया भी और पूरे घटनाक्रम से उसका परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। पीड़िता का दावा है कि उसने मामले की शिकायत बांसी चौकी में की थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरे मामले की जानकारी दी है। महिला ने एसपी से निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है, जिसके बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। और छेड़खानी हुई है हमारे साथ। जखोरा फांसी गए तो फांसी हमें न्याय नहीं मिली, जखोरा गए तो जखोरा न्याय नहीं मिली हमें। तो ये लोग कुछ नहीं कार्रवाई शुरू कर रहे, ना फांसी के ना उधर जखोरा के। क्या बात हो गई थी? कौन लोग आए थे अंदर? क्या हो गया? काम स्वरूप और आशीष और सवेरे फिर जलीब आई और जेहर। क्या विवाद चल रही है? क्या है आपका? नहीं कुछ नहीं, छेड़खानी करी हमने। वहीं लखनऊ में नगर निगम की तरफ से पकड़ी गई भैंसों की प्रस्तावित नीलामी को लेकर विरोध तेज हो गया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में डेयरी संचालक और भैंस मालिक भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम की ओर से पारा क्षेत्र से पकड़ी गई भैंसों की नीलामी की तैयारी की जा रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। भैंस मालिकों ने मांग की है कि उनके पशुओं को नीलाम करने के बजाय उन्हें वापस सौंपा जाए। प्रदर्शन के दौरान नीलामी प्रक्रिया को तत्काल रोकने और पशुपालकों को राहत देने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पशुपालकों की समस्याओं को समझा जाए और उचित समाधान निकाला जाए। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम करते हैं, उनके भैंसों को एक अभियान चला करके पुलिस प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम लेकर के उनको लेकर काम किया है। डीएम साहब ने साफ तौर पर कहा था, मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप भी कल थे, कल हम लोगों ने आप लोगों को बयान दिया था कि डीएम साहब से अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने नगर आयुक्त को फोन करके कहा है कि आप जाइए नगर आयुक्त से मिलिएगा, ये सारी भैंसे आपकी कल मिनिमम प्राइस लेकर के छोड़ दिया जाएगा। वहीं सीतापुर के महमूदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। महमूदाबाद कोतवाली में पहुंचे इस पारिवारिक विवाद में पति पत्नी और एक अन्य युवक के रिश्ते को लेकर घंटों तक चर्चा और समझौते की कोशिश होती रही। जानकारी के मुताबिक पति शुभम वर्मा, उसकी पत्नी अंजू और नितिन विश्वकर्मा नाम के युवक के बीच संबंधों को लेकर मामला थाने पहुंचा। बताया जा रहा है कि अंजू दोनों के साथ रहने की बात कह रही थी, जबकि पति शुभम ने भी पत्नी और नितिन के साथ रहने पर सहमति जताई। दंपति के 2 बच्चे भी हैं और उन्हें भी साथ रखने की बात कही जा रही है। वहीं परिवार के अन्य सदस्य इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। मामला कोतवाली पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने और समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। यह अनोखा मामला इलाके में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बता दिया था 6-7 महीने पहले, तो सब लोग कहते थे बेटा विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा चलता रहता है और ना तो भाग के जाओ, रहते हो तो सब लोग आराम से रहो। वो भी कहा और इनकी सिस्टर लोगों ने भी कहा भाभी आप जाना मत, यहीं रहना। पापा ने भी कहा रहना है तो रहो, वरना जो चली जाएगी तो सब लोग साथ में रहो। सब आए कि मेरी सिस्टर ने बेदखल कर दिया है, कह रहे हैं कि घर में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना? ये जो है दूसरे वाले भाई बने हैं,
तो वो कह रहे हैं कि इसको घर में रखोगे तो घर में आप नहीं रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है इनका? नितिन शर्मा। नितिन के बारे में कब से जानते हो शादी के बाद? 6 महीने हो गए अप्रैल। तो आपने कोई ऐतराज नहीं किया? कोई एतराज नहीं। क्यों नहीं? मैंने किया, मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने में, नहीं छूटा। मैंने अपने पर दंड बहुत लिया। मम्मी वहीं सीतापुर के रामपुर कलां थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक सराफा व्यापारी पर हमला कर लूटपाट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना जाननगर मोड़ और केसरीपुर गांव के बीच की बताई जा रही है, जहां अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को घेरकर मारपीट की और उसका बैग छीनकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाबूपुर गांव निवासी रमेश निगम सरैया से अपने घर लौट रहे थे, तभी पल्सर और स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 6 युवकों ने उन्हें रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आई। रमेश निगम और उनके पुत्र के अनुसार बदमाश बैग लेकर फरार हो गए, जिसमें करीब 1 किलो चांदी और 900 रुपये नकद रखे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर कलां पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पहले CHC पहला भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि बैग में बताई गई चांदी और नकदी की मात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुई थी लगभग 6 बजे कि रामपुर कला के अंदर एक कुमार है रमेश निगम जी, उनका लगभग इनके द्वारा वो सूचना प्राप्त हुई कि ये 5:30 बजे अपनी दुकान से निकले हैं और लगभग 10-15 मिनट बाद ही इनके ऊपर कुछ 2 बाइक से लड़के आए थे। उन्होंने कुछ डंडा मारा जिनसे गिर गए और इनके पास बैग था, उसमें कुछ इनकी चांदी की ज्वेलरी थी, इसमें सोने की ज्वेलरी या कुछ। वहीं अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी इन दिनों अपने एक अलग ही अंदाज को लेकर चर्चाओं में हैं। वर्दी में सख्त और अनुशासित छवि रखने वाले SP सरवणन टी ने इस बार मंच पर अपनी गायकी का ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। मौका था जायस स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी यानी कि RGIPT के वर्ष 2026 के समापन समारोह का, जहां उन्होंने एक दक्षिण भारतीय गीत की शानदार प्रस्तुति दी। जैसे ही SP ने सुर छेड़े, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद छात्र, शिक्षक और अतिथि उनकी प्रस्तुति पर झूमते नजर आए। उनकी मधुर आवाज और आत्मविश्वास ने सभी का दिल जीत लिया। अब इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग SP सरवणन टी की प्रतिभा की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। वर्दी के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं लखनऊ में नगर निगम की तरफ से पकड़ी गई भैंसों की नीलामी को लेकर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी के नगर निगम मुख्यालय पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पशुपालक पहुंच गए, जहां उन्होंने नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ के गड़ियाव थाना क्षेत्र के मुतक्कीपुर इलाके में एक विशालकाय बरगद का पेड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने की घटना को 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरगद का पेड़ पूरी तरह गिरने से करीब आधा दर्जन मकान इसकी चपेट में आ गए, जिससे कई घरों की छतें और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों का कहना है कि वन विभाग और नगर निगम को पहले भी पेड़ की स्थिति के बारे में शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। अब पेड़ गिरने के बाद इलाके के लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जीवन बिताने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल लोग जल्द राहत कार्य और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं और किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र से ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से बंद पड़े मोहंड के ऐतिहासिक मार्ग को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब समाधान की दिशा में अहम सहमति बन गई है। इस मामले में विधायक उमर अली खान ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग के गेस्ट हाउस में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय लोगों की समस्याओं और आवागमन की जरूरतों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद मोहंड मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों के लिए खोलने पर सहमति बन गई। हालांकि वन क्षेत्र से गुजरने वाले बाहरी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। वन क्षेत्र अधिकारी लव सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय लोगों को आने जाने में राहत दी जाएगी। लंबे समय से इस मार्ग को खोलने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने फैसले का स्वागत किया है। सहमति बनने के बाद इलाके में खुशी का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी रोजमर्रा की आवाजाही की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
ये मोहन की कोई समस्याएं थी हमारे क्षेत्र की, खास तौर पे कुछ हमारे गुजर भाइयों की थी और कुछ ये मेन जो हमारा पुराना रोड था देहरादून रोड, मोहन देहरादून रोड, इसके मामले में थे। तो उसी मामले में आज अपन अधिकारियों से बात की और ऊपर वाले का शुक्र है, इसका पॉजिटिव इसका एक हल निकल गया। जैसे कि देखा जा रहा है काफी समय से जो है ऐतिहासिक जो पुराना मार्ग है मोहन वाला, इस पे बीच में खोला गया, फिर दोबारा बंद कर दिया गया। अब क्या कहना है आप लोगों? देखिए, ये अभी अधिकारी से हमारी बात हुई है कि जो मोहन के इलाके के लोग हैं और मोहन के आसपास के इलाके के लोग, सहारनपुर मार्ग पर चूंकि वो बंद हो गया और नया एलिवेटेड कॉरिडोर चालू हो गया है, तो कुछ मोहन गांव के लोगों की समस्या थी कि इसको पुनः चालू किया जाए। तो उस पर भी काफी सार्थक चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि ये गाँव वालों के लिए तो खुला है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं। वहीं रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पानी में करीब 12 फीट लंबा एक विशाल अजगर मृत अवस्था में तैरता हुआ मिला। अजगर को देखते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही डांडिया वन रेंज की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृत अजगर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया अजगर के शरीर की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे मारकर पानी में फेंक दिया हो सकता है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना बड़ा अजगर इलाके में कम ही देखने को मिलता है और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है तो गंभीर मामला है। प्रत्यक्षदर्शियों ने वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की पड़ताल में जुटा हुआ है। बहुत बड़ा सांप है अजगर। कहाँ पर देखा? हमने देखा न्यू स्कूल के पास में, बिलासपुर में। वन विभाग को सूचना कर दी? हमने तो नहीं किया, जब जिंदा होता तब करते इसको नर्मदा ने मारा, इसको मारना चाहिए वन विभाग को उठाते। दुर्लभ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।